29 जनवरी 1999 झारखंड की स्टील सिटी जमशेदपुर और वहीं के टेल्को इलाके में शुभेंदु भौमिक का परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया शुभेंदु भौमिक जो टेल्को कंपनी में पोस्टेड थे, उनकी वाइफ लकी जो एक हाउस वाइफ थी और उनकी फैमिली में उनका 14 साल का एक बेटा कल्याण और उनकी बेटी। साथ ही उस फैमिली में उनकी बुजुर्ग नानी भी उनके साथ रहती थी। शुभेंदु की बेटी चैताली शहर के एक नामी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। ये परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ बहुत ही भयानक हुआ। उस दिन तक किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होने वाला था, कुछ ऐसा जो बेहद ही भयानक था। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। शुभेंदु भौमिक अपने काम पर यानी टेल्को कंपनी गए हुए थे। उनका बेटा कल्याण भी घर से बाहर था। घर में उस समय केवल लकी, उनकी पत्नी चैताली, उनकी बेटी और बुजुर्ग सास अनीता मौजूद थी। हर रोज़ की तरह उस दिन भी खाने के बाद नानी अनीता ऊपर पहली मंजिल पे बने अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। लकी चैताली की माँ घर के कुछ कामों में बिजी थी। उस दिन चैताली कुछ असाधारण सी दिख रही थी। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी, मानो वो किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो। जब लकी चैताली की माँ घर के कामों में बिजी थी, उसी दौरान चैताली चुपचाप घर से बाहर आई और घर के मेन डोर की ओर चली गई और वहीं खड़े होकर वो लगातार सड़क की ओर निगाहें लगाए बैठी थी। हर पलक झपकते ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसका इंतज़ार खत्म हुआ। सड़क के उस छोर पर एक लड़का दिखाई दिया। वो दोनों एक दूसरे से मिले और दबी आवाज़ में कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर बिना किसी शोर के वो दोनों चैताली के घर के अंदर दाखिल हो गए। इस पूरे समय चैताली की माँ लकी इस बात से पूरी तरह अनजान थी और नानी तो पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। इसी बीच चैताली उस लड़के को साथ लेकर अपने घर की पहली मंजिल पे बने कमरे की ओर चली गई जहाँ नानी सो रही थी। उस टाइम तक वो दोनों ऊपर जाते समय किसी की नज़र में नहीं आए। अब चैताली और वो लड़का दोनों ही नानी के कमरे में थे। नानी गहरी नींद में थी और इस बात से पूरी तरह अनजान कि कुछ बेहद ही बुरा होने वाला था। अचानक चैताली और वो लड़का दोनों ने मिलकर नानी को ज़ोर से पकड़ लिया। उन्होंने नानी का मुंह पूरी तरह दबा दिया। नानी तड़पने लगी लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। कमरे में जो कुछ हुआ उसका असर भयानक था। उनकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। अब बिस्तर पर बुजुर्ग नानी नहीं बल्कि उनकी मुर्दा बॉडी पड़ी थी। अब बारी थी उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने की। चैताली और वो लड़का दोनों मिलकर एक तेजधार हथियार से नानी की लाश को कई टुकड़ों में काटते हैं। फिर उन टुकड़ों को बेड की चादर में बांधकर कमरे के कोने में रखते हैं। कमरे में फैले खून के निशानों को भी उन्होंने साफ करने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कमरे में खामोशी थी और दोनों थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर रहे थे, मानो अभी जो कुछ भी उन्होंने किया वो केवल एक घटना नहीं बल्कि उनका काम था। इसके बाद चैताली और उस लड़के के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और वो दोनों बिना किसी शोर के कमरे से बाहर निकल आए। अब दोनों का रुख उस कमरे की ओर हुआ जहां चैताली की माँ लकी मौजूद थी। पहले चैताली कमरे में दाखिल हुई और पीछे से वो लड़का भी वहां गया। लकी उस वक्त आराम कर रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही लकी कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और उस लड़के ने उनके गले पर हाथ रखा। कुछ ही मिनटों में लकी भी मौत की नींद सुला दी गई। इसके बाद
दोनों ने वही किया जो उन्होंने नानी की लाश के साथ किया था। लाश को टुकड़ों में काटा, फिर उन टुकड़ों को बांधकर कमरे के एक कोने में रख दिया। कमरे में खून ही खून था। फिर उन्होंने कमरे की अच्छे से सफाई की। अब साफ था चैताली अपनी नानी और अपनी माँ दोनों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार चुकी थी। उसका ये कदम एक अंधेरी और भयानक योजना का हिस्सा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। अब भौमिक परिवार के घर में 2 कत्ल हो चुके थे और वहाँ 2 लाशें मौजूद थी, लेकिन चैताली और वो लड़का अभी भी कुछ और करने की तैयारी में थे। अब वो दोनों वापस नानी के कमरे की ओर चले गए, यानी ऊपरी मंजिल पे बने उस कमरे में। उस टाइम पर दोनों का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि घर में अभी जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही ना हो। अब शाम का वक्त हो चुका था। चैताली का भाई कल्याण घर में दाखिल होता है। वो सीधे ऊपरी मंजिल की ओर जाता है। जैसे ही वो अपनी नानी से मिलने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है, चैताली और वो लड़का अचानक उस पर हमला कर देते हैं। कल्याण को गले से पकड़कर नीचे गिराया जाता है। फिर पहले की तरह ही दोनों गला दबाकर उसे भी मार देते हैं। इसके बाद लाश को निपटाने का वही भयानक तरीका अपनाया जाता है। तेज धार हथियार से बॉडी को कई टुकड़ों में काटा जाता है, खून के निशान साफ किए जाते हैं और कल्याण की लाश के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर कमरे के कोने में रखा जाता है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भौमिक परिवार के घर में एक के बाद एक 3 कत्ल हो चुके थे। अब तक 3 लोगों का खून बह चुका था। घर की 2 मंजिलों पर 3 लाशें पड़ी थी, लेकिन फिर भी माहौल में अजीब सी खामोशी और तनाव था, क्योंकि उस घर में अभी एक कत्ल और होना था। घर के मुखिया शुभेंदु भौमिक का, जिसकी तैयारी और इंतजार कर रहे थे चैताली और वो लड़का। घर अब पूरी तरह से खतरनाक सन्नाटे में डूबा था। दिन ढल चुका था और रात होने आई थी। हर रोज की तरह शुभेंदु भौमिक कंपनी से अपने घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद तो था, लेकिन लॉक नहीं था। उनके घर में आने की दस्तक से चैताली को पता चल चुका था कि उसके पिता घर आ चुके हैं। वो दोनों शुभेंदु के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शुभेंदु ऊपरी मंजिल की ओर जाने लगे, चैताली उनके पास आ गई और तभी पीछे से वो लड़का भी वहां आ गया और उसने शुभेंदु को पीछे से पकड़कर बिस्तर पे गिरा दिया और फिर पहले की तरह ही दोनों ने मिलकर गला दबाकर शुभेंदु को भी मार दिया। अब तक चैताली ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और बारी थी अब उन चारों लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। चैताली और उसके साथी ने मिलकर एक योजना बनाई कि लाशों को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए। इसके बाद दोनों ने ठीक वैसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन ये केवल पहला कदम था। अगले दिन चैताली और वो लड़का दोनों मिलकर सीमेंट और रेत लेकर आते हैं और सेप्टिक टैंक के ढक्कन समेत पूरे ऊपरी हिस्से को सीमेंट से सील कर दिया जाता है और इसी तरह घर के पीछे छुपा ये भयानक रहस्य बाहर की दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर एक के बाद एक 4 कत्ल और सबूत मिटाने की कोशिश में चैताली और उस लड़के को लगभग 30 घंटे का टाइम लगा। लाश के टुकड़े को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने के बाद अब वो लड़का वहां से चला जाता है। उधर अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल करने के बाद चैताली उसी घर में रहती है। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, मगर इस सामूहिक हत्याकांड की भनक किसी को नहीं लगती। वो घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल और शांत दिखाई दे रहा था और चैताली उस घर में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन तीसरे ही दिन किसी पड़ोसी ने घर वालों के बारे में चैताली से पूछा, जिस पर चैताली ने उन्हें बताया कि वो एक शादी को अटेंड करने के लिए शहर से बाहर गए हैं और कुछ ही दिनों में लौट आएंगे।
इसी तरह एक दो और लोग जब इस बारे में पूछने आए तो चैताली ने उन्हें वही जवाब दिया। लेकिन अब ये बात उसके लिए धीरे धीरे तनाव और डर का कारण बन रही थी और इसके बाद ही उसे लगने लगा था कि शायद वो कहीं पकड़ी ना जाए। लिहाजा कुछ दिनों के बाद चैताली अचानक अपने घर पर ताला लगाकर कहीं चली जाती है और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और अब उस घर में कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है, किसी को भी भौमिक परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था। रिलेटिव्स, पड़ोसी और अन्य लोग भी इस बात से हैरान थे कि आखिर ये पूरा परिवार अचानक ही कहाँ गायब हो गया। इस खूनी वारदात को हुए करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका था, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टेल्को कंपनी के लोग भी शुभेंदु को तलाश कर रहे थे क्योंकि वो 6 महीने से अपने काम पर नहीं आए थे। कंपनी के लोग जब भी टेल्को इलाकों में उनके घर जाते तो वहाँ हमेशा ताला लगा मिलता और उन्हें शुभेंदु और उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। कई रिलेटिव्स भी हैरान थे कि 6 महीने से लगातार उनके घर पर फ़ोन कॉल्स की जा रही थी, लेकिन किसी से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उन्हीं फ़ोन करने वालों में चैताली के मामा भी शामिल थे, जो इस तरह गायब होने की स्थिति, उन लोगों से कोई रिस्पॉन्स न मिलना से बेहद परेशान थे और कई कोशिशों के बाद अब आखिरकार उन्होंने अपनी बहन के घर आने का फैसला किया और तब शुभेंदु के पत्नी के भाई अपनी बहन से मिलने भौमिक परिवार के घर पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि भौमिक परिवार के किसी रिलेटिव में कोई शादी है और उसी वजह से वो लोग वहाँ नहीं हैं। लेकिन उन्हें ये बात कुछ समझ नहीं आई क्योंकि उनके अनुसार उनके किसी भी रिलेटिव में कोई शादी नहीं थी। और इस टेरिबल डाउट के बाद अब उन्होंने सबसे पहले जाकर पुलिस को इस केस की शिकायत दी और इस इंफॉर्मेशन के बाद पहली बार पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हुई। पुलिस भी हैरान थी कि अचानक ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। उन्होंने केस की तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस भौमिक परिवार के घर पहुंची। घर पर लगा ताला तोड़ा गया। उस वक्त चैताली के मामा भी पुलिस के साथ वहां मौजूद थे। पुलिस ने घर को पहली नज़र में देखा लेकिन वहां कुछ भी संगित नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस की टीम घर के बैक साइड में पहुंची तो वहां एक सीमेंट प्लास्टर दिखाई दिया जो ज़्यादा पुराना नहीं था। न जाने क्यों चैताली के मामा को उस सेप्टिक टैंक पर किए गए प्लास्टर को देखकर कुछ शक होने लगा। पुलिस और चैताली के मामा को ये बात बेहद ही परेशान कर रही थी कि ये मकान करीब 6 महीने से बंद था, लेकिन सेप्टिक टैंक पर किया गया सीमेंट ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा था। इस बात को जानकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। लिहाजा शक की वजह से पुलिस ने सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ दिया और जैसे ही पुलिस वालों ने वो ढक्कन हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उस टैंक के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। इस नज़ारे को देखते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर को सील कर दिया और उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम, डीएनए और अदर इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना किया गया। इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के यूं गायब हो जाने के बाद भी घर में केवल चैताली मौजूद थी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी कहीं गायब हो गई। बस यही वजह थी अब पुलिस को चैताली पर शक होने लगा और सबूत ये संकेत दे रहे थे कि इस भयानक वारदात की मिस्ट्री अब चैताली तक जाती है। इधर पुलिस का ये शक तब और भी पुख्ता हो गया जब सेप्टिक टैंक से मिले ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेप्टिक टैंक में मिले टुकड़े 4 अलग अलग लोगों के थे। पुलिस को ये भी शक था कि चैताली के साथ इस केस में कोई और भी शामिल है, क्योंकि उसके माता पिता, भाई और नानी, इन सभी को एक साथ मारना और बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाना ये किसी एक शख्स का काम नहीं हो सकता। इसके बाद ही पुलिस फौरन अब चैताली की तलाश में जुट जाती है, लेकिन शुरुआत में तमाम कोशिशों के बाद भी
पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता। ये केस अब पूरी तरह से सस्पेंस में घिर गया था और चैताली की कहानी पुलिस और पड़ोसियों के लिए हैरानी और डर बन गई थी। मगर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई। जिस चैताली को पुलिस काफ़ी दिनों से लगातार खोज रही थी, वो खुद एक दिन पुलिस स्टेशन जा पहुंची और उसके साथ एक लड़का भी वहां आया। उन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। चैताली ने पुलिस को बताया कि घर के 4 सदस्यों का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। उसने कन्फेस किया कि उसने ही अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल किया था और इसकी वजह थी उसका प्यार, जिसके कारण 4 लोगों की जान चली गई। दरअसल इस सामूहिक हत्याकांड में चैताली का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि साल 1999 में शहर का उभरता हुआ क्रिकेटर रिजवान खान था। रिजवान चैताली के कॉलेज के पास वाले स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आता था। यहीं दोनों की एक इवेंट के दौरान पहली मुलाकात हुई। इसके बाद वो दोनों करीब आने लगे। पहले मुलाकातें होती रहीं और जल्दी ही दोनों ने बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज कर ली। इसी बीच चैताली को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो जानती थी कि आज नहीं तो कल ये बात उसके घर वालों को भी पता चल जाएगी, लिहाजा उसने अपने परिवार को अपनी पूरी कहानी बताई। लेकिन ये रिश्ता चैताली की फैमिली को मंजूर नहीं था। उसकी इन बातों को जानने के बाद पूरा परिवार उससे गुस्सा होने लगा था और चैताली पर दबाव डालने लगा था कि वो रिजवान को छोड़ दे, जिसके बाद ही आए दिन उनके बीच में झगड़े और तनाव बढ़ने लगा। और यहीं पर वो टाइम भी आया जब चैताली ने अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया और जिसे उसने रिजवान के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात में साफ हो गया था कि इस सामूहिक कत्ल की साजिश को खुद चैताली ने रचा था। 13 मार्च 2001 चैताली और रिजवान को जेल भेज दिया गया। ये केस जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चला। 31 जनवरी 2003 1.5 साल की लंबी सुनवाई और लिटिगेशन के बाद आखिरकार कोर्ट ने उन दोनों को सजाए मौत सुनाई। सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चैताली और रिजवान ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। झारखंड की हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बदलते हुए उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। यही नहीं, इस मामले में राहत के लिए दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद दोनों को हाजरीबाग जेल में रखा गया। यहीं चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया और इस तरह एक भयानक सामूहिक हत्याकांड की कहानी न केवल सस्पेंस और डर बल्कि कानूनी मोड़ और पारिवारिक रणनीति के साथ पूरी हुई। 2 अक्टूबर 2018, 18 साल बाद यही वो दिन था जब झारखंड के डाल्टनगंज से रिजवान खान और दुमका जेल से चैताली की रिहाई हो गई। ये कहानी न केवल प्यार और जुनून का अंधेरा पहलू दिखाती है बल्कि ये बताती है कि एक गलत रास्ता कितनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और कैसे परिवार, प्यार और हिंसा के बीच का फर्क जीवन भर याद रखा जाता है। अंधेरे जुनून और छुपे हुए रिश्तों का परिणाम कभी कभी जीवन की सबसे कीमती चीज़ें भी छीन सकता है। सुरक्षित और खुशहाल परिवार, ऑनेस्टी और खुलकर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान दें और जब किसी व्यवहार या रिश्ते में खतरनाक बदलाव दिखे तो समय रहते सचेत रहें। तो ये थी आज की पूरी कहानी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। सी यू टुमारो।